A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you second part of conditionals. So dear student, we just call it as conditional sentences also. So before we proceed, let us understand whatever we studied yesterday. तो कल हमने स्टडी किया था जीरो कंडीशन क्या होता है? देखें, जीरो कंडीशन सबसे पहले हमने कल स्टडी किया था जीरो कंडीशन. इन केस ऑफ जीरो कंडीशन वी टॉक अबाउट, हम जीरो कंडीशन में क्या बात करते हैं? या तो साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स, और या फिर जनरल ट्रूथ की जब आप बात करते हैं तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं जीरो कंडीशन, राइट? इन केस ऑफ जीरो कंडीशन in the both the clauses we use present indefinite. दोनों ही clauses में आपका present indefinite आता है. if clause भी present indefinite में आएगा और जो main clause है वो भी आपका present indefinite में ही आएगा. One more thing, my dear student, you have to keep in your mind, if clause never comes in future. if clause कभी भी future में नहीं आता है, it comes either in present or past. So उसके बाद हमने किया था first condition. क्या किया था उसके बाद हमने? फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट फ्यूचर इमेजिनेशन. जब आप फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हो तो उस केस में हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, राइट? सो इन केस ऑफ फ्यूचर इमेजिनेशन you have two clauses and first clause should come in present indefinite and second clause comes in future indefinite. जो आपका फर्स्ट क्लॉज होता है मतलब वो तो आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आता है, और जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनाइट के अंदर. ये आपका कंडीशन होता है फर्स्ट कंडीशन, फ्यूचर इंडेफिनाइट. दिस इज इन केस ऑफ फ्यूचर indefinite. It means when we talk about first condition refers to future imagination. So in case of future imagination, your first clause, it means if clause comes in present indefinite, and your second clause means main clause comes in future indefinite, right? So today I'm just going to teach you the remaining part of this particular grammar topic, and today we are going to discuss about present imagination. It means second condition, and past imagination, it means third condition. So let us understand without any further delay. So give me 1 second. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड कंडीशन. नाउ इन केस ऑफ सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन स्टार्ट करेंगे आज हम. सेकंड कंडीशन को आप बोल सकते हो प्रेजेंट इमेजिनेशन. क्या बोल सकते हैं हम? प्रेजेंट इमेजिनेशन. देखो, जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हो, प्रेजेंट टाइम में जब कभी भी आप कोई हाइपोथेटिकल या इमेजिनेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में हम सेकंड कंडीशन यूज करते हैं और इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट इमेजिनेशन. नाउ इन केस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन, व्हाट इज द फॉर्मेट? लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, अगर इसका मैं फॉर्मेशन की बात करूं, फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं किसकी? सेकंड कंडीशन की, तो जो आपका फर्स्ट क्लोज होता है यानी इफ जो क्लोज होता है वो आपका V2 के अंदर आएगा, और जो सेकंड क्लोज है आपका वो would प्लस V1 में आएगा. So you have to understand this. If clause comes in V2, it means your if clause comes in past indefinite, and your second clause comes in would plus V1. Now let us understand. देखिए, अगर one of my friends is asking me कि आपके पास पैसे हैं, तो मैंने उससे बोला कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता. It means I'm just talking about present imagination. ये प्रेजेंट सिनेरियो की बात चल रही है. मैंने कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता. So it means it's quite imaginative sentence. Obviously बात है, इस सेंटेंस में आप इमेजिनेशन ही कर रहे हैं. तो आपने बोला अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दे देता. तो मैंने बोला, देखो ध्यान से देखेंगे, if I had money, I would give you. If I had money, I would give you. Now if you just look at this sentence, if I had money, I would give you. देखिए आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये if clause हो गया आपका,
तो यहाँ पर हमने V2 यूज किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो V2 हमने यूज कर लिया। एंड उसके बाद वुड प्लस V1 आता है, तो यहाँ पर देखो वुड प्लस V1 आपने यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे वुड प्लस V1 यूज आपने कर लिया, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल्स। मैंने बोला अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे, यानी या अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप क्या यूज कर सकते हो, प्रेजेंट इमेजिनेशन। जैसे मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड you would pass, you would pass। तो यहां पर भी आपने प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात की है कि अगर तुम मेहनत करो तो पास हो जाओ, राइट। तो इट मींस यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो जब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हो तो आपका जो इफ क्लॉज होता है वो आपका V2 में आता है, और जो सेकंड क्लॉज होता है वो आपका would प्लस V1 में आता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं would प्लस V1, राइट। नाउ वन मोर एग्जांपल। मैं कहता हूं अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं आपको दे देता, राइट। इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड गिव यू। तो देखो यहां पर भी आपने बोला इफ आई हैड राम्स नंबर, इफ आई हैड राम्स नंबर आई वुड गिव यू। तो यहां पर भी देखो आपने क्या यूज किया है, यहां पर भी आपने V2 यूज किया। क्या यूज किया है, V2 यूज किया है, V2, right, and would plus V1 in second sentence also. So my dear student, we need to understand in case of present imagination or second condition, your first clause comes in V2 and your second clause comes in would plus V1. Let us understand some more examples. इसके कुछ और examples भी करते हैं हम। देखिए किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपको ये सवाल आता है, आपको ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे आता तो मैं सॉल्व कर देता। तो मैंने लिखा इफ आई न्यू दिस क्वेश्चन, इफ आई न्यू दिस क्वेश्चन आई वुड सॉल्व इट, आई वुड सॉल्व इट। तो मैंने क्या लिखा, if I knew this question I would solve it, I would solve it। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, if I knew it I would solve it। Now according to present imagination जो आपका फर्स्ट क्लॉज होता है, जो कि if क्लॉज होता है, वो आपका V2 में आता है, जैसे कि हम यहाँ पे V2 यूज कर रहे हैं। और जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपका would प्लस V1 में आएगा। तो यहां पर भी हमने would प्लस V1 यूज किया है, राइट। सो दिस इज इन केस ऑफ सेकंड कंडीशन। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन इज, देखिए जब कभी आप हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसके अंदर आप इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस भी हम क्या यूज कर लेते हैं, हम उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इमेजिनेशन यूज कर लेते हैं। जैसे अब मैं समझाना चाहूंगा आपको, देखिए ध्यान से देखना है। और सेंटेंस है, मैं बोलता हूं काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। सो इट मींस यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनेशन। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप सिर्फ इमेजिनेशन ही कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, नॉट रियलिस्टिक। रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, यू आर सिंपली जस्ट इमेजिनेटिंग। तो मैंने सेंटेंस बोला काश मैं एक राजा होता। काश को आप बोल सकते हो या तो आई विश, ठीक है, या वुड दैट, दोनों ही बोले जाते हैं। आई विश या वुड दैट, और उसके बाद आई वर अ किंग, आई वर अ किंग। नाउ यू मस्ट बी सरप्राइज्ड व्हाई आई हैव यूज्ड वर्ड विद आई। जनरली आई अपने साथ क्या लेकर चलता, वॉज लेकर चलता है, राइट। सबसे पहले हम देखें जो बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी, या तो होती है वॉज या वर होती है। Clear? Now you need to understand in case of present imagination or hypothetical sentences, or in case of second condition, when you just express an imagination, it doesn't matter what subject you are using. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। With all subjects we have to use were। हमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें were यूज करना होता है। देखें
तो यहाँ पे मैंने बोला आई विश काश या वुड दैट काश आई वर अ किंग। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, आई वर अ किंग, काश में एक राजा होता। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, जनरली यहाँ पर एरर देने के लिए यहाँ पर वॉज लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट होता है। सो यू हैव टू राइट आई विश आई वर अ किंग, आई वर अ किंग, इस तरीके से आप बोलते हैं, राइट। इसी के हिसाब से देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां चला जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चला जाता। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, देखो इस सेंटेंस को बोलेंगे इस तरीके से, इफ I were you, if I were you, I would go there. If I were you, I go there. I would go there. तो मैंने क्या बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां चला जाता। If I were you, I would go there. तो इस तरीके से आप ये प्रेजेंट इमेजिनेशन के सेंटेंसेस आप इस तरीके से बोलते हैं, राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला वुड लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप कुड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वुड ही यूज करेंगे, कुड भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये लैपटॉप खरीद लेता, या मेरे पास इतनी पावर यानी मेरे पास कैपेसिटी होती मैं भी इसको खरीद सकता, तो मैं कैसे बोलूंगा, देखिए, इफ I had money, if I had money, I could buy this laptop. तो यहाँ पर देखो मैंने would की जगह could यूज कर लिया, so it is also acceptable, ये भी आपका करेक्ट माना जाता है, right? So this is in case of second condition, and we just talk about present imagination. And in case of present imagination, your first clause comes in V2, and your second clause, which is main clause, it comes in would plus V1. I hope this is clear to you, right? Now let us understand the last condition, which is third condition, and it is completely dedicated to past imagination. अब जो लास्ट कंडीशन है आपकी, जिसको हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बोल देते हैं, वो है आपका थर्ड, जिसमें आप पास्ट इमेजिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम, पास्ट इमेजिनेशन की। तो अब आप आएंगे आपकी थर्ड कंडीशन। देखिए थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है, थर्ड कंडीशन विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू पास्ट इमेजिनेशन। अब थर्ड जो कंडीशन होती है, इसके अंदर हम किसके डिस्कस करते हैं, पास्ट इमेजिनेशन को डिस्कस करते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हमें सबसे पहले इसका फॉर्मेशन समझना होगा। देखिए फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपका इफ क्लॉज होता है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, वो आपका आएगा हैड प्लस V3 के अंदर, जिसको आप बोलते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। क्या आएगा आपका, वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आएगा। यानी जो आपका इफ क्लॉज है वो किस में आएगा, हैड प्लस V3, इट मींस पास्ट परफेक्ट में आएगा। और जो सेकंड क्लॉज है आपका, वो आपका आएगा वुड हैव प्लस V3, और वो किस में आएगा, वुड हैव प्लस V3 में आएगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड कंडीशन which is also called as past imagination, जिसको हम past imagination बोल देते हैं। So now let us understand some more examples of past imagination. अब past imagination के हम कुछ और रूल्स को स्टडी करते हैं। जो आपका if क्लोज आएगा वो had plus V3 में आएगा, सेकंड वाला क्लोज आएगा आपका would have plus V3 में आएगा, राइट? So be attentive and let us understand some more examples. अब कुछ और एग्जांपल्स को हम देखते हैं। देखिए, one of my friends failed in exam, right? I asked him, अगर तूने मेहनत की होती तो तू पास हो जाता। अब मैं यानी वो फेल हो चुका ऑलरेडी, राइट? लेकिन मैं जब उसको ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते, तो इट मींस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनेशन व्हिच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू पास्ट। मतलब आप एक ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हो जो कि पास्ट के बारे में है, राइट? सो इन दैट केस देखो मैंने बोला कि अगर तुमने मेहनत की होती, इफ यू had worked hard, if you had worked hard, उसके बाद you would have passed this exam.
Now if you just look at this example, if you had worked hard you would have passed this exam. तो यहाँ पर देखो आपने सबसे पहले आपने if clause यानी पास्ट इमेजिनेशन केस में आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया है. क्या यूज किया? पास्ट परफेक्ट यूज किया है. और दूसरा जो स्ट्रक्चर है आपका देखो would have plus V3 में आपने यूज किया है. would have plus V3. would have plus V3. So generally my dear student, error comes in such type of sentences. किस तरह के error आते हैं? देखो you had worked hard, ये आपको had plus V3 दिया है. हो सकता है बाद वाला जो क्लोज है ना आपको इस तरीके से दे दे, you would pass your exam. हो सकता है इस तरीके से वो आपको एक सेंटेंस दे दे. So which is incorrect. You need to understand your first clause is in past perfect and therefore your second clause should come in would have plus V3. लेकिन आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपने would plus V1 यूज किया है जो कि इनकरेक्ट है. होना क्या चाहिए था? would have plus V3 होना चाहिए था ना. यहाँ तो ये स्ट्रक्चर होगा. हो सकता है बाद में would have plus V3 दिया हो लेकिन यहाँ पर V2 दे देते हैं तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. जैसे if you worked hard you would have passed. This is also incorrect because your second clause is in would have plus V3. तो आपका फर्स्ट क्लॉज तो V2 भी आना चाहिए. तो यहाँ पर आपको V2 दिया, मतलब जो अगर सेकंड सेंटेंस जो आपका सेकंड क्लॉज आपका would have plus V3 में दिया है तो फर्स्ट क्लॉज आपका had plus V3 में आता है. लेकिन यहाँ पर आपको V2 दिया है which is incorrect. So you need to correct that sentence with had plus V3. Right? आपको समझ आया होगा शायद. Right? तो ये पास्ट परफेक्ट की इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. Let us understand some more examples. हम कुछ और एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं. देखिए क्या कभी आपने दो हेड एक साथ देखे? Have you ever seen two head in a sentence? Of course we can do that. देखिए last year I went to Delhi and I did not have money, right? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक लैपटॉप खरीद लेता. It means last year I went to Delhi and I did not have money that time. Last year में क्या था? Last year में दिल्ली गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक लैपटॉप खरीद लेता. So it means I'm just talking about an imagination which is related to past. कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी imagination बोल रहा हूं जो कि past टाइम से रिलेट करती है. तो मैंने बोला अगर मेरे पास पैसे होते, पास्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं. If I had money, if I had money, I would have bought a laptop. I would have bought a laptop. Now my dear student, if you look at this sentence, जैसे मैंने बोला पास्ट इमेजिनेशन के अंदर जो आपका फर्स्ट क्लॉज आएगा, इफ क्लॉज होगा वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगा. किसमें होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होगा. ये फर्स्ट जो हेड प्लस ये जो फर्स्ट हेड है ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि आपका क्या पास्ट परफेक्ट के अंदर आप हैड प्लस V3 यूज करते हैं. और जो दूसरा हेड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है, मतलब जब आप किसी चीज को रखते हैं तो उसके लिए भी तो आप हैव ही यूज करते हैं. तो इसलिए आई हैड मनी. इफ आई हैड मनी I would have bought a laptop. और उसके बाद आपने देखो would have plus V3 यूज किया. क्या यूज किया? would have V3 आपने यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से would have plus V3 यहाँ पर यूज कर लिया. क्लियर? So this is how we have to make some more sentences. चलो हम कुछ और sentences हम ट्राई करते हैं. देखें One more sentence we are just trying. मैंने बोला कि अगर डॉक्टर समय पे आ जाता तो डॉक्टर पेशेंट की जान बचा लेता. या फिर मैं बोल सकता हूं अगर डॉक्टर समय पे आ जाता तो पेशेंट की जान बच जाती. अब सेंटेंस को ध्यान से देखो. If the doctor had come on time, अगर डॉक्टर टाइम पर आ जाता, the patient would have been saved. देखिए now my dear student, if you look at the sentence, मैंने बोला अगर डॉक्टर टाइम पर आ जाते तो यहाँ पर देखो had plus third form हमने यूज कर लिया. ठीक है, had plus third form हमने यूज कर लिया according to structure. और बाद में जो होता है would have plus third form. would have plus third form. देखो यहाँ पर would have भी आ गया और उसके बाद आपने V3 भी यूज कर लिया. You must be considering, आप इस बात को सोच रहे होंगे being कैसे आया. देखो it is a passive structure.
देखो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो आप वुड हैव प्लस V3 यूज करेंगे, लेकिन जब आप पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर बीन भी यूज किया जाएगा। व्हाई सो? बिकॉज देखो पैसिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, पैसिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पैसिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी डोंट नो हु इज द एक्चुअल डूअर, हमें पता नहीं होता काम करने वाला कौन होता है, और इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट वी गिव इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्ट, जिसमें हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देने की बजाय ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? तो यहां पर देखो, या फिर अननोन सब्जेक्ट, या हमें पता ही नहीं होता सब्जेक्ट कौन है, तो इस तरह के केसेस में हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहां पर हमें डॉक्टर को अहमियत ना देकर क्या बोला है, पेशेंट को हमने बोला है द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। तो यानी हमने यहाँ पर एक्चुअल जो डूअर है वहां पर बताया ही नहीं। इस सेंटेंस में एक्चुअल डूअर कौन है? डॉक्टर है, तो डॉक्टर का तो जिक्र ही नहीं किया ना हमने। तो पेशेंट क्या, पेशेंट एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस को बना रहे हैं। When your subject is missing or we give importance to object, in that case we have to use passive structure. अब देखो would have, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है, तो इसलिए यहाँ पे बीन लग गया। अगर ये एक्टिव केस होता, अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखता, अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता तो डॉक्टर पेशेंट की जान बचा लेता, तो मैं सेंटेंस को इस तरीके से लिखता, तो यही स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाता, देखो द डॉक्टर would have saved the patient। अब यहां पर देखो एक्चुअल डूअर कौन है, सब्जेक्ट है, यानी डॉक्टर है, तो मैंने डॉक्टर के साथ बना दिया, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही यूज किया। सो इट्स ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर। देखो जब आपका एक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो वुड हैव V3 यूज करेंगे, और जब आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो वुड हैव, उसके बाद बीन भी लगेगा और V3 भी लगेगा फिर आपका। सो दिस इज how you have to make your sentences of past imagination or third condition. One more example, let me just make it clear, and this is our last example. तो यहां पर अगर बात करें, देखो अगर यहां पे बात करें, इन केस ऑफ लास्ट एग्जांपल देखें, आप यहां पे कुड भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपने वुड यूज किया वहां पे कुड भी यूज किया जा सकता था। जैसे अगर मैं बात करता, if you had reached on time, अगर तुम टाइम पे पहुंच जाते, if you had reached in time, if you had reached in time मतलब समय के अंदर, if you had reached in time, you could have attended the meeting, you could have attended the meeting। तो तुम क्या कर सकते थे, मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। तो यहां पर भी देखो इफ यू हैव, तो मैंने यहां पर देखो क्या सेंटेंस लिखा है, इफ यू हैव, तो यहां पर देखो कुड हैव प्लस V3, यानी वुड की जगह कुड भी आ सकता है, तो कुड हैव प्लस V3 तो करेक्ट है सेंटेंस, कुड हैव प्लस V3, राइट। बट इफ यू लुक एट द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर, आपको यहां पर हैव लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए, क्योंकि सेकंड जो आपका क्लोज है वो वुड हैव प्लस V3 या कुड हैव प्लस V3, या फिर यहां पर मे हैव प्लस V3, या माइट हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, कुछ भी आ सकता है यहां पर आपका। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। तो आपका जो फर्स्ट क्लोज है वो पास्ट किसमें आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हैव, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हैड रीच्ड होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, इफ यू हैड रीच्ड इन टाइम यू कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। तो होना क्या चाहिए कि अगर तुम टाइम से पहुंच जाते, सो यू कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। तो यहां पर आप कुड भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज इन केस ऑफ पास्ट इमेजिनेशन, राइट। लेट मी रिवाइज just for a minute. We studied conditionals. Conditionals can be classified into 4 categories. First is zero condition, which refers to general truth or scientific fact. When we talk about zero condition, in the both the clauses we have to use present indefinite. Second condition, first condition, in case of first condition, when we talk about future imagination, in case of future imagination, in both clauses, if we talk about, your first clause comes in present indefinite and second clause comes in future indefinite. Now second condition refers to future present imagination. Now second condition refers to present imagination. In case of present imagination, your first clause comes in
past indefinite, and your second clause comes in would plus V1. Now in case of third condition, which refers to past imagination, and in case of past imagination, your first clause comes in had plus V3, and your second clause comes in would have plus V3. It could be could have plus V3 या may have plus V3. इस तरीके से आपका थर्ड कंडीशन जिसको पास्ट इमेजिनेशन आप बोलते हैं, right? I truly believe, my dear student, I simplify this topic for you. So this is all about from my side. Please don't forget to subscribe to my channel, like, share, comment, and thank you so much, and God bless you all. Stay happy and blessed. So this is all about from my side. Thank you. Stay happy and blessed.